जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हो गया आपका स्माइल सेट का तीसरा पेपर कंप्लीट। जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है, मैं चाहूँगा आप अगर किसी काम की वजह से बिजी हो तो जल्द ही अपने काम को पूर्ण करके इस पेपर को ज़रूर दीजिएगा। आज का पेपर भी पिछले पेपर की तरह इसमें भी 16 प्रश्न थे। प्रश्न संख्या 1 से 10 1-1 अंक, 11 से 13 2-2 अंक और 14 से 16 तक 3-3 अंक। आप ये सोचिएगा इस पेपर में बड़ा प्रश्न क्यों दिया, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 100% इस तीसरे चैप्टर से 3 या 4 नंबर का प्रश्न 100% आएगा। तो मैं चाहता हूँ हम अभी से ही उसके बारे में प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दें, तभी तो हम कहते हैं अब की बार 90 पार। ये आपके मुकेश सर आपसे ये कमिटमेंट करते हैं। आप अगर जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, अगर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी भूगोल विषय की प्रिपरेशन रखेंगे 100%, 90 ही नहीं 100% आपको बोर्ड परीक्षा में इन्हीं पेपर्स में जो क्वेश्चन है वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। और इस टेस्ट सीरीज़ को जो चल रही है अपनी, हम बोर्ड परीक्षा तक कंटिन्यू रखेंगे। तो यानी हम बार बार सभी चैप्टर्स का रिवीजन करते रहेंगे और साथ में एक एक करके चैप्टर को आगे बढ़ाते भी रहेंगे। अब तक अपने 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उसका एक वीडियो बाकी रहा है जो मंगलवार तक, सोमवार मंगलवार तक मैं उसको अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा भी मेरी व्यस्तता के कारण मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, मैं पिछले रिजल्ट का परिणाम का वीडियो नहीं बना पाया। मैं पूरी कोशिश करूँगा अगले वीक के अंतर्गत इस वीडियो का और पिछले वीडियो दोनों का परिणाम है मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाऊं। तो आज के टेस्ट में आपके जितने नंबर आए वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखते हुए अवश्य उसमें लिखें। एक आप सब बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में कोई भी अननेसेसरी जो आवश्यक नहीं हो, जो आपको लगता है एक स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मैसेज प्लीज़ न डालें। आपसे रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है एक टीचर की, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे स्टूडेंट तो नहीं हो सकते, जो अननेसेसरी मैसेज लिख देते हैं वो स्टूडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कभी स्टूडेंट ऐसा नहीं करता, ये मेरा मानना है। चलो आगे बढ़ते हैं और पेपर को शुरू करते हैं। बड़े उत्साहित होंगे आप भी, आज भी आपका पेपर पिछले पेपर की तरह बहुत अच्छा हुआ होगा। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। आपका पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है कि सन 2001 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? आपका सही होगा 6137 मिलियन, या आपने लिखा होगा 613.71 करोड़, या अगर आपने लगभग 614 करोड़ लिखा है तो वो भी सही है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 2001 के आंकड़े पूछे गए हैं यहां पर, ठीक है। और अगर आपसे 2001 प्रश्न और बन सकता है, 2013 का पूछता तो आपको लिखने थे 714 करोड़। तो 2001 में आप लिखेंगे लगभग 614 करोड़ या 613.71 करोड़ या 6137 मिलियन, जो भी आपको इसमें से डिजिट लिखना चाहें वो लिख सकते थे। तो अगर आपका प्रश्न सही है टिक का निशान लगाएं और साइड में 1 नंबर दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? तो आप लिखेंगे 85%। मैंने वीडियो में भी आपको बताया 85% जनसंख्या। और आप अपनी किताब में अगर देखेंगे तो एक जगह पर आपको ये भी मिलेगा, जनसंख्या वितरण के स्थानिक दृष्टिकोण से 90% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। तो आप इस प्रश्न का, अगर यही प्रश्न रिपीट होता है, बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है ये, तो आपको 85% ही लिखना है। तीसरा प्रश्न है, 2013 के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न, और वो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो इस प्रश्न का उत्तर तो इतना ही देना था, एशिया महाद्वीप। और अब बात करें एशिया महाद्वीप की जनसंख्या की, तो 430.2 करोड़ जनसंख्या है, यानी पूरे विश्व की 60.27% जनसंख्या है वो एशिया में
पाई जाती है 2013 के आंकड़ों के अनुसार। और अगला प्रश्न लेते हैं, और तीसरा प्रश्न अगर आपका सही है टिक का निशान करें, साइड में 1 नंबर दें और आगे बढ़ें। चौथा प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, तो उस देश का नाम है चीन। 2013 के आंकड़ों की अगर बात करता हूं तो जनसंख्या है चीन की 135.7 करोड़, 135.7 करोड़। और अगर आपसे ये पूछा लिया जाता है इस प्रश्न में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले दूसरे देश का नाम लिखिए, तब अपना भारत इसका उत्तर आता, जिसकी जनसंख्या 2013 के आंकड़ों के अनुसार, ध्यान दीजिए 2013 के आंकड़ों के अनुसार 127.6 करोड़ है। एक आपका कंट्रोवर्सी रहती है, एक आप में बहुत से बच्चों के कमेंट आए हैं, सर ये विश्व जनसंख्या में 2013-15 ये कैसे आ रहे हैं, जनगणना तो 2011 में हुई है, फिर 2021 में होनी है, तो आपने ये ऐसे कैसे बता रहे हो। ध्यान दीजिएगा बेटा, वर्ल्ड पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, विश्व जनसंख्या की बात करते हैं, तो इसमें जो आंकड़े लिए जाते हैं वो हम लेते हैं विश्व जनसंख्या, जो इसका 1 मिनट में उसका वाशिंगटन वाली जो संस्था है उसके आंकड़े इसमें लिए जाते हैं, यानी पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो वाशिंगटन डीसी, यानी विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के जो आंकड़े होते हैं वो इसमें लिए जाते हैं। और ये अमेरिका के जो संस्थान हैं ये हर वर्ष दुनिया के लगभग 200 देशों के जो आंकड़े हैं वो प्रति वर्ष जारी करते हैं। तो विश्व की जब बात आती है तब हम उसके डाटा काम में लेते हैं। अब किताबें पहले छपी हुई होती है तो हमेशा ही पुराने डाटा ही काम में लिए जाते हैं, तो हम विश्व जनसंख्या में मोस्टली 2013 और 2015 के आंकड़े हैं, वही आपको पाठ्यपुस्तक में मिलेंगे, वही आपको वीडियो में मिलेंगे। इस प्रकार के आप देखोगे कमेंट बॉक्स में बहुत से प्रश्न आते हैं बच्चों के, और एक आपसे निवेदन है, जिस बच्चे को ये क्लियर हो जाता है मेरे द्वारा भी और आपको भी इस प्रश्न का ये उत्तर था, किसी का आता है, तो आप उस बच्चे के कमेंट का जवाब आप दे सकते हो, अननेसेसरी और आप काम नहीं करेंगे वहां पर। तो ध्यान दीजिए, समझ गए होंगे भी हम विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन डीसी अमेरिका वाला जो इंस्टीट्यूट है उसके आंकड़े वर्ल्ड पॉपुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, वही दिए हैं। और यही जब खंड ब पढ़ेंगे हम, जब इंडिया की बात करेंगे तब हम हमारे भारतीय सिस्टम की बात करेंगे, वहां पर हम 2001 के बाद 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं उनकी बात करेंगे। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत हुए भी वर्ल्ड में 13-15 कहाँ आ गया, इंडिया में तो आता ही नहीं। तो इंडिया में 2011 और 11 के बाद फिर, क्योंकि इंडिया में हर 10 साल बाद जनगणना होती है, तो ये दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो चौथे प्रश्न के बाद आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देखिए। अब आप 5वां प्रश्न है कि अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित होने के 2 कारण लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, अप्लाइड प्रश्न है भी। अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण देने हैं, आपको मैंने वीडियो में बताए भी हैं, आपने पढ़े भी होंगे पाठ्यपुस्तक से। 2 रीजन है वहां पर। एक रीजन आप क्या लिखेंगे, वहां जन्म दर और मृत्यु दर पूर्णतः नियंत्रित है, जन्म दर और मृत्यु दर पूर्णतः नियंत्रित है। और दूसरा आप लिखेंगे बाहरी देशों से अप्रवास पर प्रतिबंध है। तो बाहरी देश वालों को यहां आने पर प्रतिबंध है और जन्म दर और मृत्यु दर है वो पूर्णतः नियंत्रित है। इन 2 कारणों की वजह से अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि है वो कंट्रोल में है। अगर आपने ये दोनों लिखे हैं तो आधा प्लस आधा यानी 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। लगभग सही है तब भी आप एक बार नंबर पूरे दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 6ठा प्रश्न देखिए, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां एक बात और मैं आपको कहना चाहूं, भूगोल में जो भी आपके पाठ का नाम है उसके जो टॉपिक हैं उनकी परिभाषा आपको जरूर आनी चाहिए। बोर्ड के पेपर में कम से कम, चाहे वो बड़ा प्रश्न हो उसके अंदर भी या अलग से 2 या 3 प्रश्न हैं वो परिभाषा के जरूर आते हैं, क्योंकि उससे ये क्लियर होता है भी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, वो समझता है भी ये चीज क्या होती है, भी उसने रट्टा नहीं मारा है। तो यहां उसी तर्ज पे मैंने प्रश्न दिया है और इस पेपर में मैंने ऐसे 2 प्रश्न दिए हैं। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी
किसे कहते हैं? तो परिभाषा देनी थी आपको भी किसी प्रदेश में निवास करने वाले कुल जनसंख्या और उस प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दोबारा सुनिए, किसी प्रदेश में निवास करने वाली कुल जनसंख्या और उस प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। कई बार होता है अगर आपको परिभाषा अचानक आपके दिमाग से लैप्स हो गई और आपको उसका फॉर्मूला याद है तो आप वो लिख दीजिए, तब भी आपको नंबर दे दिए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा अक्सर। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी चल रही है तो तब आप क्या लिखेंगे? जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला ही अपने आप में परिभाषा है भी कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात, बटा मतलब अनुपात, को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो अगर फॉर्मूला लिखा है या इसकी पूरी बात शब्दों में लिख दी है तो आप एक में से एक नंबर दें और आगे बढ़ें। अब देखिए 7वां प्रश्न है, क्या भूगोल में जनसंख्या घनत्व के किस प्रकार का किस प्रकार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा जो जनसंख्या घनत्व है उसके बहुत से टाइप्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, और लेकिन ये प्रश्न क्या है, क्या किसका सर्वाधिक प्रयोग है वो भूगोल में हम करते हैं? तो बड़ा सिंपल सा उत्तर इसका देना था। वीडियो में हम इसके बारे में जिक्र कर चुके थे। तो वो उत्तर था गणितीय घनत्व, मैथमेटिकल डेंसिटी आपको लिखना था, और उम्मीद है आपने लिखा होगा। तो सही का निशान लगाते हुए साइड में एक नंबर देते हुए आगे बढ़िएगा। उसके बाद बात करते हैं 8वां प्रश्न। 2015 के आंकड़ों के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना था? ये 13 होता तब भी आपका उत्तर सेम रहता, 15 है तब भी। ध्यान दीजिए 2015 के आपकी पाठ्य पुस्तक में जो बात लिखी है मैं उसकी ही बात कर रहा हूं। मेरे पास जो पाठ्य पुस्तक है उसके पास जो नया एडिशन है 24 नंबर पेज के ऊपर आप ऊपर ही ऊपर देखेंगे, सेकंड लाइन में ये बात लिखी हुई है भी 2015 के जो आंकड़े मतलब विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के, उसके आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या जो घनत्व है वो 47 है, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिए 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप इसी अध्याय की अध्ययन बिंदु आप देखेंगे, लास्ट में जो दिए हुए होते हैं पॉइंट, उसमें 44 लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं आप उसको संशोधित कर लें और 47 ही ध्यान रखें। तो विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? 47 है, और सही है। और तो सही पूरे अंक देते हुए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए 9वां, जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है? देखिए जैसे छठा प्रश्न था जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, उसी तर्ज पर जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, यानी परिभाषा देनी है आपको। तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है या कहते हैं। और सिंपल कर लें चाहिए इस परिभाषा को, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ध्यान दीजिए किसी क्षेत्र की बात हो रही है, वहां की जनसंख्या किसी टाइम में, 1 साल में, 2 साल में, 1 महीने में, 10 साल में कितनी बढ़ रही है, 1 साल में कितनी बढ़ी, 10 साल में कितनी बढ़ी, यानी टाइम का ध्यान दीजिए। इस परिभाषा में निश्चित समय वाली बात जरूर आनी चाहिए। तो जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो अगर आपने ये दोनों शब्द उसमें आ गए आपकी परिभाषा में तो पूरे अंक देते हुए आगे बढ़िए। 10वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत कौन सी अवस्था में शामिल है? 10वां प्रश्न है ये, तो आपको अच्छे से पता है वो अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था का नाम क्या है? उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। तो आपको इसमें सिर्फ अगर आपने तीसरी अवस्था लिखा है तब भी सही है। बहुत प्यारा प्रश्न है ये, तो अंक देते हुए आगे बढ़ें। 11वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और अब ये 2 नंबर वाले प्रश्न के रूप में स्टार्ट है, वो हो गए हैं 2-2 नंबर के हैं ये प्रश्न अब। तो 11वां प्रश्न आप देखिए, 11वां प्रश्न है
पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप में उच्च जनघनत्व के कोई 4 कारण लिखने हैं। 2 नंबर का है तो इसका मतलब 4 बात लिखनी है, आधे आधे नंबर की 4 बातें होगी। जितने आपके पॉइंट सही है उतने नंबर आप अपने आप को दे दीजिए, क्योंकि अब आप टीचर की भूमिका में हैं, जो मैंने आपको पहले ही कह रखा है। अभी दिन में हम स्टूडेंट और शाम को हम टीचर। हमारा मूल्यांकन हम खुद करेंगे, हम कहाँ हैं और हमें कितना अपने आप में सुधार करना है। तभी तो SAT सेल्फ असेसमेंट टेस्ट स्व मूल्यांकन परख है, ये हम अपना मूल्यांकन खुद करेंगे। उसके बाद हम बोर्ड को सामने भिड़ेंगे बोर्ड के पेपर से। पश्चिमी और मध्यमवर्ती यूरोप में उच्च जनघनत्व के कोई 4 कारण लिखिए। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, ये वीडियो में भी मैंने बात की इसकी, और पाठ्यपुस्तक की अगर बात करेंगे तो विश्व में जनसंख्या के घनत्व के वितरण के 5 टाइप आपको दिए हैं। उसमें से पहला है अत्यधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र। उसके अंतिम उसका जो दूसरा पैराग्राफ है वहां से इसका सही आंसर आपको मिलेगा भी, उसके कारण क्या है। तो आप वहां देखेंगे, मेरे पास जो बुक है उसमें 25 नंबर पेज है, मैं वहां से आपको बोल के बता रहा हूं। तो दूसरा पैराग्राफ है ऊपर से, तो उसमें जो कारण दिए हैं, नंबर 1 है स्वास्थ्यप्रद जलवायु, यानी अच्छी जलवायु जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो। दूसरा है समतल मैदानी भूभाग। तीसरा है उपजाऊ मृदा। चौथी है बात है वो जल की उपलब्धता। 5वां है खनिज संपदा की उपलब्धता या खनिज की उपलब्धता। 6ठा है वहां का औद्योगिक विकास। 7वां है परिवहन के साधन। तो ये यहां पर 7 बिंदु आपको दे रखे हैं, इनमें से कोई 4 बिंदु अगर आपने लिखे हैं तो आप पूरे नंबर दे दीजिए अपने आप को और आगे बढ़िए। अगर एक आधा कम है तो आधे आधे नंबर के हिसाब से आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए। तो पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप में उच्च जनघनत्व का कारण है वहाँ की अच्छी जलवायु, वहाँ के मैदानी भूभाग, वहाँ की उपजाऊ मृदा और जल की उपलब्धता, खनिजों की उपलब्धता और वहाँ के औद्योगिक विकास और परिवहन की उचित व्यवस्था। इनमें से कोई भी बातें अगर आपने लिखी हैं तो नंबर पूरे दीजिए और आगे बढ़िएगा। 12वां प्रश्न देखिए अब आप, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की किन्हीं 2 अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, बोर्ड परीक्षा में ये अपने इस चैप्टर का अंतिम बिंदु है और 100% इसमें से प्रश्न आने की संभावना रहती है। छोटा प्रश्न हमने पहले भी किया, 10वां भी भारत कौन सी अवस्था में है, तो तीसरी अवस्था में। अब आपको इसमें कितना उत्तर लिखना है, तो देखिए हमें पता है भी जननांकिकीय यानी जनसंख्या या जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। आप लिखना चाहें तो पहले ये लाइन लिख सकते हैं, चाहे तो, वरना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इसने तो 2 अवस्थाओं का पूछा है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं भी इसकी 5 अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाओं के नाम लिख दो और फिर किन्हीं 2 का बारे में आपको लिखना है भी, जैसे प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अवस्था। इसमें अभी तो ये पेपर था तो इसमें मैंने 2 का ही पूछा, नंबरों के आधार पर पूछा, हमें तो सारी तैयार करनी है। लेकिन अब आपने जितना लिखा है उसी हिसाब से भी, जैसे प्रथम अवस्था की अगर हम बात करेंगे तो आप क्या लिखोगे भी, वहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही हैं वो अधिक हैं। प्रथम अवस्था में जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए वहां जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम है, एक बात। और उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है, आप इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखे। प्रथम अवस्था में कौन से देश आते हैं और वहां की जनसंख्या की ग्रोथ कैसी है, बस 2 पॉइंट, ग्रोथ कैसी है, यानी जैसे पहले की आप ये लिखें, प्रथम अवस्था इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम होती है। फिर देश के नाम मोस्टली अफ्रीका वाले देश इसके अंतर्गत शामिल है, आपको अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश इसमें आते हैं, तो वो आप इसमें लिख दीजिएगा। सूडान, कांगो, गाना, नाइजीरिया, ग्वाटेमाला, जो भी वीडियो में आपको मैंने और भी बहुत से बता रखे हैं, उनमें से कोई 2 या 3 देशों के नाम लिख दीजिए और आपको पूरे मतलब आधे नंबर की अवस्था का नाम हो जाएगा, आधे नंबर में 1-2 देशों के नाम, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और फिर किसी प्रकार कोई दूसरी अवस्था, जैसे दूसरी अवस्था है वहां उच्च जन्म दर और मृत्यु दर उच्च परंतु गिरती हुई होती है, ये लिख दें। और देश का तीसरा लिखा है तो वही उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, जैसे अपना भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, ये इसके अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार इन 5 में से आपको अवस्थाओं का किन्हीं 2 का लिखना था। आप अपनी पाठ्यपुस्तक की हेल्प भी इसमें ले सकते हैं, ठीक है।
तो इस हिसाब से आपने जितना उसमें सही किया है, पूरा सही है, तो पूरे नंबर दें और आगे बढ़ें। 13वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। 13वां प्रश्न है भी, विश्व में सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों का वर्णन कीजिए। 14वां प्रश्न है, सॉरी 13वां, विश्व में सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों का वर्णन कीजिए। और ये कहां पर मिलेगा आपको? नई किताब के अनुसार 20 नंबर पेज पर ये लिखा हुआ है और इस पर अपना वीडियो भी था। आपको पता है 4 भागों में जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला उसमें सघन जनसंख्या के प्रदेश, यहां से ये प्रश्न आपका लिया गया है। तो इस हिसाब से भी प्रश्न बन सकते हैं। अपने दिमाग को आप थोड़ा सा उपजाऊ और कर लीजिएगा भी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाने भी सीखने हैं। तो सघन जनसंख्या के प्रदेश में आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे इसे 5 भागों में बांटा है। 5 प्रदेश आते हैं, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका। इन 5 के नाम और आगे आप 2-2, 3-3 जितने देशों के नाम एग्जाम्पल के रूप में आप लिख दीजिए। तो उसी हिसाब से अगर आपके 4 बिंदु भी इसमें सही हैं तो भी आप पूरे नंबर आप इसमें दे दीजिए, अगर पहले की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी चल रही है तो। क्योंकि मैं आपकी बोर्ड के हिसाब से ही कॉपी जंचवा रहा हूं ताकि आप सीख जाएं बोर्ड में किस प्रकार से अंक दिए जाते हैं। भी आपकी छोटी मोटी मिस्टेक नेगलेक्ट कर दी जाती है, बोर्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो आप अपने जो सीरियस बच्चे हैं वो नंबर काटना चाहें तो काट लो, ताकि क्योंकि नंबर काटोगे आप, अपनी गलतियों के नंबर काटोगे तो आपके वो बात याद भी रहेगी और उसका आपको फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बड़ा प्रश्न आ गया। आप 3-3 नंबरों के बड़े प्रश्नों पर हम बात करेंगे। और बड़े प्रश्न में अपना है अब 14वां, क्या निम्नलिखित कारकों के आधार पर विश्व में जनसंख्या घनत्व में अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। तो बहुत ही जनसंख्या आपके देखिए प्रभावित करने वाले 2 बड़े बिंदु है यहाँ पर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और दूसरा है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान दीजिए, आपको अलग से कोई विशेष ध्यान नहीं रखना है। जो घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं वही वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सेम लैंग्वेज रहती है। एक चार्ट है उसको आप देख लीजिए। फिर भी आपको दिक्कत है तो मैं रिवीजन में आपको और इस पर दोबारा वीडियो बनाकर भी आपकी और तैयारी करवा दूंगा और इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहां आपको 3 तरह के कारक पूछे। भौतिक कारक, भौतिक कारक में आप जैसे आप देखेंगे स्थिति के बारे में बताना है। आप प्रश्न पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे उसमें उदाहरण सहित समझाइए। तो यानी आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो जैसे भौतिक कारक में आप लिख सकते हो स्थिति के बारे में, जल की उपलब्धता के बारे में, जलवायु के बारे में और मृदा के बारे में। 4 बिंदु आपको दिए हैं। दूसरा आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक में आप खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण 3 के बारे में लिख सकते हो। और तीसरा लास्ट सामाजिक या सांस्कृतिक कारक का है। तो देखिए 3 नंबर का, इसका मतलब तीनों 1-1 नंबर के हैं। तो आप जैसे भौतिक कारक में आपके 4 दिए हैं तो कोई 2 का भी उल्लेख किया है तब भी सही है। ठीक है, या आप शॉर्टकट 1-1 लाइन में आप लिख सकते थे भी, विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में है, वो निवास करती है। जल की उपलब्धता, जहाँ जल की उपलब्धता ज़्यादा होती है वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं, यानी महान नदी घाटियाँ जो होती है, नदियों के किनारे लोग ज़्यादा रहते हैं। जलवायु, जहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वहाँ पर लोग हैं वो प्राचीन काल में ज़्यादा बसते थे। ठंडे मरुस्थलों में लोग हैं वो असुविधा कम होती है इसलिए कम रहते हैं वहाँ पर। मृदा, जहाँ की उपजाऊ मृदा होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में लोग अधिक निवास करते हैं। तो इस प्रकार 1-1 2-2 लाइन में भी आप अपनी बात इसमें लिख सकते हो। जैसे स्थिति लगाई उसमें 1-2 लाइन लिख दो। जल की उपलब्धता में तो यानी नदी नहरों के किनारे होंगे लोग। इसी प्रकार आर्थिक में जहाँ खनिजों की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। जैसे अफ्रीका की कटंगा, तांबा पेटी इसका अच्छा उदाहरण है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। नगरीकरण, क्योंकि नगरों में परिवहन की और ये सारी सुविधाएं अच्छे से मिलती है, संचार सुविधा अच्छे से मिलती है, इसलिए लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। उद्योग, जहाँ पर ज़्यादा उद्योग होंगे वहाँ पर लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलता है। तो और वहाँ आसपास जब लोग आएंगे तो दुकानदार, बहुत से दुकानें, बैंक की सुविधा हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसी प्रकार आप सामाजिक के, तो थोड़ा सा आप एक बार वीडियो की जो नोट्स हैं, वीडियो नोट्स हैं और प्लस या आपकी पाठ्य पुस्तक का सहारा लेते हुए आप इस पर मनन करना है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं, आप किसी हर चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है आपको।
आप सोचिए, पढ़िए, आपको क्या लगता है? आज आपको जो लग रहा है उसके हिसाब से कीजिए। फिर भी कोई समस्या आती है आप कमेंट में डालना भी, इसमें मुझे क्या करना चाहिए था, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। तो अनुपातिक रूप से अपने नंबर दे दीजिएगा। और 15वां प्रश्न देखिए, गत शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। लैंग्वेज कैसी भी हो, इस प्रश्न की आपसे सीधी सी बात है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आपसे पेपर में पूछे हैं। जनसंख्या वृद्धि बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। मेरे हिसाब से 26-27 नंबर पेज पर आपका पॉइंट है, वहां पर 6 बिंदु आपको दे रखे हैं, 6 बिंदु दे रखे हैं। और यहां पेपर में आपको कोई 3 कारणों का वर्णन, जैसे पहला आपको दे रखा है मृत्यु दर में गिरावट, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण मृत्यु दर में कमी आ रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण, और खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति है, उन्नत खाद बीज और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। औद्योगिक विकास में आप लिख सकते हो, औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक विकास हुआ है, रोजगार लोगों को ज्यादा उपलब्ध हो रहा है। वैज्ञानिक प्रगति, नई खोजों ने मानव जीवन को आरामदायक और सुविधा संपन्न है वो बना दिया है। शांति और सुरक्षा, विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना होने से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। प्रवास, यूरोपीय लोगों के उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास करने से वहां पर जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार 6 पॉइंट आपके मृत्यु दर में गिरावट, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति, शांति और सुरक्षा और प्रवास के बिंदु 6 दिए हुए हैं। आप इनमें से किन्हीं 3 को चूज करते हुए आपको जिनके बारे में आप अच्छे से 2-2, 3-3 लाइन, आप 2-2 लाइन लिख सकते हो, वो चूज कीजिए। 2-2 लाइन आप उसका, मतलब सीधी सी बात है, पॉइंट का अर्थ क्लियर हो जाना चाहिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये नहीं है भी 3 नंबर का पूछा है तो हमें बड़े बड़े पेज भरने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। भूगोल भी अपने आप में एक विज्ञान विषय ही है, तो इसलिए हमें ज़्यादा गप नहीं मारनी है, हमें टू द पॉइंट बात करनी है। तो उसी हिसाब से आप अपने अंक दीजिए। 3 कारक 6 आपके दिए हुए हैं, 6 में से कोई 3 का उल्लेख कर सकते हैं। अंतिम 16वां प्रश्न आपके सामने है, जो आपने देखा है आज, विश्व की जनसंख्या समस्या के समाधान हेतु कोई 6 उपाय बताइए। 6 उपाय हैं, 3 नंबर का है, इसका मतलब हर उपाय आधे आधे नंबर के हैं। आप पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो वहाँ लगभग 7-8 जो उपाय हैं वो आपको दे रखे हैं, या आप इसमें तो अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हो जिसमें उसका सही अर्थ निकले। जैसे भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना चाहिए, आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए, जनसंख्या शिक्षा का प्रसार करके लोगों में जागरूकता लानी चाहिए, विवाह की न्यूनतम आयु सीमा है वो बढ़ा देनी चाहिए, और आपको पता है आजकल ये बात भी चल रही है, परिवार नियोजन को प्रभावी तरीके से अपनाना चाहिए, कृषि के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाना चाहिए। पारंपरिक जो खेती करते थे हम पारंपरिक पशुओं से, और उनकी बजाय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें उसमें करना चाहिए। और जनसंख्या के अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास हो जाना चाहिए, जहाँ कम लोग बसे हैं वहाँ पर सुविधा बढ़ाकर उन्हें उस स्थानों पर भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी 6 सुझाव है वो इसमें लिख सकते हो, बस मीन निकल जाना चाहिए। और ये थे आज का अपना 16 प्रश्नों का हल किस प्रकार से करना है। अब देखिए, अब आप जिस प्रकार से नंबर दिया अपना टोटल लगा के, और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका जो आपके मार्क्स आए हैं उनको लिखना है। आपने अब तक कर लिया है, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक पेपर नहीं किया है पहले पेपर करें, और उसके बाद इसके अंदर ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में उसको नंबर डालें। यही अपने साथियों को आपको प्रेरित करना है। पेपर लेट दे रहा है तब भी पेपर देने के बाद वीडियो सॉल्यूशन देखकर फिर अपने नंबर इसी वीडियो के सॉल्यूशन में आपको भेजने हैं। आप मुझे अलग से व्हाट्सएप भेजने की बजाय आप यहीं पर कमेंट बॉक्स के अंदर उसको नंबर आपको भेजने हैं। अब एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, और मैंने आज इसको बोर्ड पर लिखा भी है, ये कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रही है। जब आपके बहुत से नेगेटिव कमेंट पढ़ता हूँ, बड़े बच्चे यूँ लगता है जैसे सीरियस नहीं हो रहे, और कई बच्चे बहुत पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। तो मैंने एक लाइन जो मेरे दिमाग में चल रही थी मैंने यहाँ पर लिखी है कि पढ़ने वालों के पास न पढ़ने का कोई बहाना नहीं है। पढ़ने वालों के पास न पढ़ने का कोई बहाना नहीं है, और न पढ़ने वालों के पास बहानों की कोई कमी नहीं है। बहानों की कोई कमी नहीं है। वो न पढ़ने वाले आज भी कोई चैनल ढूंढ रहे होंगे,
आज भी कोई टीचर ढूंढ रहे होंगे भी हमें कैसे पढ़ना चाहिए, दूसरों को ऐसे ज्ञान भी दे रहे होंगे, लेकिन जिन्हें पढ़ना है उन्होंने तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अब डायरेक्टर साहब के आदेश भी आ गए हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप अपने पेरेंट्स की अनुमति से ही, लिखित अनुमति लेकर ही आप स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन कोविड-19 की जो दिशा निर्देश है उनकी पालना करते हुए अपनी पानी की बोतल आप साथ लेकर जाएंगे, मास्क आपको लगा के रखना है और 6 फीट की दूरी को मेंटेन रखना है। इन तीनों चीज़ों को अपनाते हुए आप अपने विद्यालय में जा सकते हो। साथ में लिखित अनुमति आपके पास आपके अभिभावक की होनी चाहिए। लेकिन आपको कोई भी समस्या हो किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत, किसी टॉपिक को लेकर, आप अपने टीचर से सलाह करके आ सकते हैं। और जो बच्चे मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं टेस्ट प्रक्रिया के साथ और वीडियो नोट्स के माध्यम से आपने नोट्स बनाए हैं, आप टेस्ट देते हो, तो मैं आपसे ये सलाह भी आपको दूंगा और मेरे भूगोल साथियों से निवेदन भी करूंगा भी आप अपने नोट्स और अपना पेपर की कॉपी भी अपने टीचर को दिखाकर मार्गदर्शन प्राप्त अवश्य कीजिएगा भी सर मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूँ, सर टेस्ट लेते हैं, इस प्रकार से नंबर आ रहे हैं, आप हमें और इसमें सुझाव दीजिए और हमें बताइए हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। देखिए बेटा, जिनको नहीं पढ़ना है उन्होंने तो कसम खा ली है। देखिए कई तरह के स्टूडेंट हैं, मैंने पहले ही कह दिया, पढ़ने वालों के पास न पढ़ने का कोई बहाना नहीं, उन्हें तो पढ़ना है। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे मेरे इसी चैनल पे देखे हैं जो दिन में मजदूरी करने जाते हैं, शाम को लेट आकर पेपर देते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्योंकि उनके पास न पढ़ने का बहाना नहीं है। उन्हें ज़िंदगी में कामयाब होना है, उन्हें अपने सपने सच करने हैं। सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने देखना चाहिए, और लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और कई बच्चे ऐसे हैं पूरे दिन व्हाट्सएप पर आएंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, कभी किसी चैनल को सर्च करते रहेंगे, कभी किस चीज़ को। आपको पहले डिसाइड करना होगा आप किस सब्जेक्ट को किसके साथ पढ़ना चाहेंगे, कहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, वरना आपके सामने एक कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाएगी और आप ये डिसीजन नहीं कर पाओगे भी मैं कैसे पढ़ूं। तो ये समस्याएं कोई दूसरा नहीं, हम खुद क्रिएट करते हैं। आप अपना डिसीजन करें हमें किस सर को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। आपको आपकी कामयाबी होने और जो आपका है सपना अब की बार 90 पार, उससे कोई नहीं रोक सकता उस सपने को अचीव करने से। और तीसरे लोग तो आते हैं बस, उन्हें तो कई लोगों को नेगेटिव ही बोलना होता है। नेगेटिव मतलब अपने साथियों को भी क्या पढ़ना है, क्या करेंगे पढ़ के, स्कूल तो लगेगा नहीं, ये नहीं वो नहीं। प्लीज़ मैं उन सब बच्चों को जो बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, वो ऐसे नेगेटिव विचारधारा के कोई भी व्यक्ति है, वो चाहे आपका साथी है, आपका परिवार का कोई मेंबर है, आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़िएगा। मैंने पहले ही कहा था, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर आपको गलत सलाह देने वाले मिल जाएंगे, सही मार्गदर्शन करने वाले लाइफ में बहुत कम मिलते हैं। हम अच्छा दोस्त किसे मानते हैं? अच्छा दोस्त हम उसे मानते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिला देता है, जो हम कह देते हैं वो कर देता है, हम उसको अच्छा दोस्त कहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा दोस्त वो होता है, एक बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। अगर आप किसी के सच्चे दोस्त हो या आपका कोई सच्चा दोस्त है, आपने कहीं गलती की और वो अगर आपको आके टोकता है भी नहीं तू यहाँ पर गलत है, तो मानिएगा वही आपका सच्चा दोस्त है। और बहुत कम लोग लकी हैं इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जिनको अच्छे दोस्त मिलते हैं। हम हर साथ पढ़ने वाले को दोस्त तो कहते हैं, मित्र तो कहते हैं, फ्रेंड तो कहते हैं, लेकिन मैंने कहा मेरे हिसाब से दोस्ती की परिभाषा यही है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब भी आपके साथ रहने वाला जिसको आप अपना दोस्त मानते हो वो आपकी बात काट देता है तो आपको बुरा लगता है और आपको लगता है भी ये मेरा दोस्त नहीं है। इसका मतलब आप वो उसको अपना दोस्त मानते हो जो आपकी हाँ में हाँ मिले। आपके मन में गलत विचार आ रहा है, वो आपको कहे हाँ तू सही है, तो आपको ये लगेगा भी यार ये तो मेरा बड़ा हितैषी है, तो यही मेरा सच्चा दोस्त है। तो मैं आप सब बच्चों को, साथियों को कहना चाहूँगा, आप दोस्ती की परिभाषा समझिए। तो अच्छे दोस्त बनाइए। अच्छा वो है जो गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। ये मेरा अपना विचार है, मैं अपने जीवन में इस चीज़ को लागू भी करता हूँ
और किया भी है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को इन चीज़ों को बताता भी हूँ और वो ये मानते भी हैं, हाँ सर हम ऐसा ही सोचते हैं, जो हाँ में हाँ मिलाता है वो दोस्त है, वरना याद है बचपन में हम ऐसे ही थोड़ा सा अंगलियों के थूक लगा के और कट्टी कर देते हैं, ते भी आज से तेरी मेरी कट्टी, क्योंकि उसने आपकी बात काट दी। तो अच्छे दोस्त की, क्योंकि अब आप जीवन के उस मोड़ पर हो, आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके खून के अंदर, आपकी नसों के अंतर्गत वो जवार है, वो इतनी एनर्जी है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर सही दिशा में चल पड़ी तो आप सकारात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिविटी, बहुत कुछ लाइफ में आपने जो सपने देखे, अपने पेरेंट्स ने सपने देखे, आपके टीचर ने जो सपने देखे हैं, उनको पूरा कर दोगे। और अगर उस एनर्जी का अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो फिर विस्फोट होना है। तो आप सही भी इस एज में बहुत कुछ कर सकते हो और गलत भी। तो आपको ये सोचना है भी हमें सृजनात्मकता की तरफ बढ़ना है या विध्वंसात्मकता की ओर बढ़ना है। तो अच्छे दोस्तों के साथ मैं तो यही कहूँगा, सृजनात्मकता की तरफ बढ़िएगा, आपकी जीवन मंगलमय होगा। तो एक बार फिर आपको कहूँगा, पढ़ते रहिएगा, इसी प्रकार बने रहिएगा। बहुत से गलत विचार आएंगे, उनको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है। अपने इंद्रियों पर, अपने ऊपर आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप जब हमारे साथ हो, सिद्धि विनायक के साथ हो, हर काम को शुरू करने से पहले हम गणपति को याद करते हैं, तो उसी हिसाब से ये चैनल का नाम है। तो उसको जब याद करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम गलत कैसे हो सकते हैं। आप पहले अपने सपने सच कीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं, हर एक अच्छी सोच रखने वाले के साथ, हर एक अच्छे विद्यार्थी के साथ, आपके हित के लिए ही और आपके पॉजिटिव कमेंट की वजह से ही आपने जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है, उसकी वजह से ही आज मैं और मेरी टीम लगातार आपके लिए प्रयासरत हैं, लगातार आपके साथ हैं। ज्योग्राफी से स्टार्ट किया सफ़र, फिर हमने हिस्ट्री स्टार्ट की और अब हमने हिंदी अनिवार्य विषय स्टार्ट कर दिया है, और बहुत जल्द हिंदी साहित्य को लेकर भी आपके सामने उपस्थित रहेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सबकी, कोई इंग्लिश की मांग कर रहा है, कोई संस्कृत की, कोई पॉलिटिकल की, सब आई ट्राई माई बेस्ट। मैं प्रयास कर रहा हूँ बेटा आपके लिए। आप जैसा सोचते हो, हाँ आपको ये लगेगा टाइम निकल रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे ही सारे विषय पढ़ाने होते तो बात कुछ और होती, क्योंकि मैं अकेला क्या क्या करूँ, आप भी समझ सकते हो। और एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मुझे व्हाट्सएप पे जो वीडियो कॉल है वो न करें। आपको मैंने वो व्हाट्सएप जो बनाया है, जो नंबर जारी किए हैं, वो आपकी सुविधा के लिए किया है, न कि आप मेरे लिए वहाँ परेशानी क्रिएट करें। अगर आप ऐसा लगातार करेंगे, मुझे परेशान करेंगे, तो आप सोचिए, आप मेरी जगह होकर सोच के देखिएगा, मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर 3500 से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, और खुद मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार वो अलग से हैं। तो सोचिएगा, मैं एक ही दिन में सबके जवाब नहीं दे पाता। आप नाराज़ हो जाते हो, सर आप जवाब नहीं देते। थोड़ा सा मुझे टाइम दिया कीजिएगा, और आप कोशिश यही करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रश्न हैं वो यूट्यूब के वीडियो, जो अपना चैनल का जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसके ऊपर ही कमेंट डालें। तो वहाँ मैं ज़्यादा उस पर, क्योंकि उनको मैं देखता हूँ, यूट्यूब के वीडियो के कमेंट मैं सभी पढ़ता हूँ, तो इसलिए आप पहला प्रयास यही करें, वहाँ पर आप अपना प्रश्न लिखें। फिर भी किसी बच्चे की मेल आईडी नहीं बनी हुई है, दिक्कत है, तो वो बच्चा टेलीग्राम पर अपनी बात लिख सकता है, और या अपने व्हाट्सएप के ऊपर जो आपको नंबर दिए हैं उस पर लिख सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके सपनों को सच करने में हम और हमारी टीम पूरा जी जान लगा देंगे। बस आप आगे बढ़ते रहें पॉजिटिव थॉट के साथ, और मेरी किसी बात से आप आहत हुए हो तो आपका सर हूँ, आपने मुझे इतना सम्मान दिया है, तो इतना हक तो मेरा बनता है, और वही हक मैं आप पे रखता हूँ, उसी हिसाब से मैं आपको ये बात कहता हूँ। तो इसी प्रकार बने रहिएगा। अगले संडे को हम चौथे पाठ को लेकर, चौथा चैप्टर अपना जनसंख्या संरचना वाला है, उसको लेकर फिर वही शेड्यूल 11 बजे आपको पेपर मिलेगा, और शाम को वही 5 बजे पेपर का सॉल्यूशन। तो आज का ये पेपर दिन में आपको 11 बजे भेजा, और 5 बजे से आप इस सॉल्यूशन को देख पा रहे हो, और साथ में बहुत सी और बातें भी सेशन के रूप में मैं आपसे कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है भी वो आपसे करनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं, इसी प्रकार बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।